नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में सरकार का बड़ा फैसला, सर्जन चिकित्सकों के रिटायरमेंट की उम्र 65 वर्ष करने की तैयारी, स्वागत योग्य बताया फैसला। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को दी गई श्रद्धांजलि, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मानव श्रृंखला बनाकर किए पुष्प अर्पित। बीजेपी ने भारत जोड़ो यात्रा पर साधा निशाना। चारधाम यात्रा की तैयारी हुई तेज, अप्रैल माह में होगी शुरू। मंदिर समिति ने कपाट उद्घाटन की तिथि भी तय की। विगत वर्ष से और भव्य बनाने में जुटा प्रशासन। उत्तराखंड में कोरोना के दौरान पैरोल पर गए 320 कैदियों की तलाश, समय पूरा होने के बाद भी आज तक नहीं लौटे जेल। धरपकड़ के लिए जल्द शुरू होगा अभियान। और उत्तराखंड के कई हिस्सों में देर रात से लगातार बारिश का दौर जारी, कई इलाकों में बर्फबारी भी। चारधाम समेत तमाम ऊंची चोटियों पर हिमपात जारी। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड सरकार प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में कार्यरत सर्जरी की डॉक्टरों के रिटायरमेंट की उम्र 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने जा रही है। अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए सरकार इसकी तैयारी कर ली है। वहीं दूर अस्पताल मेडिकल सुपरिटेंडेंट वसीम रिजवी ने कहा कि पिछले कुछ सालों से लगातार अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी सही है। जहां तक सेवानिवृत्त का सवाल है, समय समय पर बढ़ाई जा रही है। इसमें दो कारणों हो सकते हैं। पहला कारण ये हो सकता है कि समाज में जरूरत के हिसाब से डॉक्टरों की संख्या होनी चाहिए, जो अभी पर्याप्त नहीं है। दूसरा कारण ये हो सकता है कि आज के समय में विशेषता हासिल करने में डॉक्टरों को काफी समय लग जाता है, और अन्य कारणों को देखते हुए सरकार ने एक कदम उठाने का फैसला किया है। ये स्वागत योग्य फैसला है, क्योंकि डॉक्टरों के पास जितना एक्सपीरियंस रहेगा, डॉक्टर उतना ही बेहतर सेवा कर सकेंगे। ये समय समय पर बढ़ाई जा रही है। उसके दो कारण हैं। एक तो कारण ये होता है कि रिक्वायरमेंट कितना है सोसाइटी में, समाज में, उसके हिसाब से कितनी कमी है डॉक्टरों की। दूसरा एक जनरल कारण भी है कि आज की डेट में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जो आम भारतीयों की, शहरियों की जो उम्र जो एवरेज है, वो लगभग 20 साल बढ़ चुकी है। जो बहुत साल लगते हैं जिनको उस अपने मुकाम पे पहुंचने के लिए, उस जगह पर पहुंचने के लिए, तो एक तरह से उनका वेस्टेज हो जाता है। तो उसको देखते हुए सरकार मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा कदम उठा रही है। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में सूर्यकांत धस्माना ने नेतृत्व में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। ध्वज रोहण के समय सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं में भारी संख्या में यूथ और महिलाएं भी शामिल हुई। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय से गांधी पार्क तक मानव श्रृंखला बनाई गई। मौके पर सुरक्षा के चलते पुलिस बल भी तैनात रहा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की शहादत के मद्देनजर कांग्रेस की ओर से देशव्यापी अभियान चलाया जा रहा है। देहरादून में भी महात्मा गांधी के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर और कांग्रेस कार्यकर्ताओं से महात्मा गांधी की प्रतिमा तक मानव श्रृंखला बनाकर महात्मा गांधी को कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा श्रद्धांजलि दी गई, जिसको लेकर भी कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आज एक तो बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। आज ही के दिन अहिंसा के उस पुजारी की हिंसक प्रवृत्ति वाले लोगों ने, विचारधारा वाले लोगों ने गोली मार करके हत्या की थी। एक निहत्थे महात्मा की हिंसक जिस प्रकार से गोली मारी थी, आज हम बापू को याद कर रहे हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। मानव श्रृंखला यहाँ पे बन रही है, और आज भारत जोड़ो यात्रा का भी समापन श्रीनगर में हो रहा है। ऐतिहासिक यात्रा हुई है। 4000 किलोमीटर चल करके, पैदल चल करके कन्याकुमारी से कश्मीर तक जिस प्रकार से राहुल जी ने इतिहास गढ़ा है,
देश में मोहब्बत की दुकान खोली है, नफरत को समाप्त करने के लिए, विभाजन को समाप्त करने के लिए, घृणा और हिंसा को इस देश से भगाने के लिए राहुल गांधी ने ऐतिहासिक काम किया है। शहादत दिवस के अवसर पर देहरादून के गांधी पार्क में भाजपा नेताओं ने महात्मा गांधी पर पुष्प माला अर्पित कर उन्हें याद किया और कहा कि भाजपा हमेशा से महात्मा गांधी के नक्शे कदम पर चलती आ रही है। गांधी का सम्मान हर भाजपा नेता हो या कार्यकर्ता करते आ रहे हैं। वहीं भारत जोड़ो यात्रा पर भाजपा ने व्यंग करते हुए कहा कि ये यात्रा भारत जोड़ो नहीं बल्कि भारत तोड़ो यात्रा है, जो खुद 1947 में भारत तोड़ने का काम किया है। आज वही पार्टी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर नमन करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए और उनको पुष्पांजलि देने के लिए अपने अध्यक्ष आदरणीय छोटे भाई पंकज शर्मा जी के नेतृत्व में यहाँ आए हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार महात्मा गांधी जी के विचारों को अनुसरण करते हुए आज देश की भागदौड़ संभाल रही है, जिसका नेतृत्व आदरणीय मोदी साहब कर रहे हैं। वो लगातार कहते हैं, क्योंकि सफाई अभियान का एक महात्मा गांधी ने अभियान लिया था, उसी अभियान में आज सामाजिक चेतना जगाने का काम आदरणीय मोदी साहब ने किया है। नकल प्रकरण पर एक बार फिर से पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने सरकार पर हमला बोला। प्रीतम सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा ऐसा नकल विरोधी कानून लाया जाना चाहिए कि भविष्य में कोई भी नकल कराने या पर्चा लीक करने का दुस्साहस ना कर सके। लेकिन रोज उजागर हो रहे भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच कराने से प्रदेश सरकार क्यों भाग रही है। प्रीतम सिंह ने कहा कि आयोग की भर्ती परीक्षा में धड़ल्ले से भ्रष्टाचार और नकल का गिरोह पनप रहा है, लेकिन सरकार न जाने क्यों इस प्रकरण की सीबीआई जांच से भाग रही है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि यूकेएसएससी के जो पेपर लीक हुए, उसमें भ्रष्टाचार हुआ, उसके बाद आयोग में फिर से क्या नाम इस तरीके की घटना घटित होना, तो ये तो दुस्साहस है। जो लोग नकल माफिया हैं, और हम इसीलिए बार बार इस बात को कह रहे हैं कि भाई इसके आप सीबीआई जांच कराने में क्यों सरकार जो है कदम पीछे खींचने का काम कर रही है, क्यों हिचकिचा रही है सीबीआई जांच से। सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि जो नकल माफिया हम जिनको कह रहे हैं, उनको संरक्षण देने वाले लोगों से बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना का कार्यकाल 1 साल का पूरा होने पर अपने अनुभव, उपलब्धियों और चुनौतियों को मीडिया के साथ साझा किया। उन्होंने बताया कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग के गठन को 1 दशक बीत चुका है। इस बीच आयोग ने अपने आप को एक सशक्त बाल अधिकारों के पहरेदारों के रूप में साबित करने का काम किया है। वहीं गीता खन्ना ने बाल संरक्षण आयोग की उपलब्धियों को भी बताया। उन्होंने कहा कि आयोग ने अपने आप को एक सशक्त बाल अधिकारों के पहरेदारों के रूप में साबित किया। आगे गीता खन्ना ने बताया कि आयोग द्वारा गत वर्ष कुल 110 शिक्षिकाओं का निस्तारण किया है, शिकायतों का निस्तारण किया गया है, जिनमें निजी विद्यालयों की फीस समस्या, बच्चों के अधिकारों से संबंधित समस्या थी। आयोग ने अन्य सभी कामों के साथ साथ राज्य के सभी प्राइवेट स्कूलों में निगरानी रखने के उद्देश्य से एक मॉनिटरिंग कमेटी भी बनाए जाने का प्रस्ताव जारी किया है। उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष के रूप में मुझे उत्तराखंड को बाल अधिकारों के में एक्टिवली इन्वॉल्व एक अग्रणी प्रदेश की तरह अपने प्रदेश को स्थापित करना है, बाल श्रम से मुक्त करना है, बढ़ती हुई नशाखोरी की रोकथाम पे हमें कार्य करना है। उसके लिए हम कार्य कर रहे हैं और साथ ही हमारा हर बच्चा स्कूली शिक्षा तक पहुंचे और उसको जाने में और आने में जो कठिनाइयां होती हैं उनको हम एड्रेस कर सकें। पॉक्सो कोर्ट हमारा हर डिस्ट्रिक्ट में संचालित है, पर वहां की कार्य प्रणाली को हम चाइल्ड फ्रेंडली बना सकें। हमारे अस्पताल, विद्यालय, पार्क, सड़कें, मॉल, कोई भी पब्लिक प्लेस चाइल्ड फ्रेंडली स्पेस की तरह एस्टैब्लिश्ड हो, इस पर भी हम लोग कार्य कर रहे हैं।
तराई पूर्वी वन विभाग प्रभाग के अंतर्गत पहली बार वन विभाग एवं ओरिएंटल ट्रेल्स के संयुक्त टीम द्वारा स्थानीय एवं प्रवासी पक्षियों की गणना की गई है, जिसमें से लगभग 190 प्रजातियों के पक्षियों को गणना के तहत चयनित किया गया, जिसमें लगभग 20% प्रवासी पक्षी पाए गए। इधर जानकारी देते हुए प्रभागीय वनाधिकारी तराई पूर्वी वन प्रभाग हल्द्वानी संदीप कुमार ने बताया कि ये पहला मौका है जब एक संस्था के साथ वन विभाग द्वारा स्थानीय एवं प्रवासी पक्षियों की गणना का कार्यक्रम चलाया गया है, जिसमें 190 प्रजातियों के पक्षी भी शामिल है। उन्होंने बताया कि इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये संयुक्त प्रयास काफी सफल रहा और भविष्य में भी संचालित किया जाता रहेगा। पार्टिसिपेंट जो हैं कम से कम 6 राज्यों से यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पे 22 पार्टिसिपेंट जो हैं उनको 12 टीमों में डिवाइड किया गया था। ये पूरे 9 रेंजों में कराए गए हैं तराई ईस्ट के डिवीज़न में। हमारा अभी तक का जो आंकड़ा है वो 190 स्पीशीज़ का है और हम जिस तरह से अभी नेक्स्ट एक वीक में इसको और जब डिटेल में समझेंगे और इसको डिटेल में इसको जब कंपाइल करेंगे डेटा को, तो हमें लगता है ये 200 तक हम चाहते हैं कि पहुंच सके। क्या स्थानीय पक्षी के अलावा प्रवासी पक्षियों को भी इसमें काउंट करा गया? जी हाँ, यहाँ पर जो प्रवासी पक्षी हैं, क्योंकि ये सीज़न ऐसा है कि प्रवासी पक्षी काफ़ी जो है यहाँ पर आते हैं, हम चाह रहे हैं कि ये प्रवासी पक्षी इसमें रिकॉर्ड हों और जो यहाँ के माइग्रेटरी बर्ड और रेसिडेंट्स यानी कि यहाँ के जो प्रवासी जो रेसिडेंस बर्ड्स हैं वो भी इसमें रिकॉर्ड किए गए हैं। सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का। देहरादून जिलाधिकारी सोनिका की अध्यक्षता में ऋषि पर्णा सभागार में जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जनसुनवाई में आज 79 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से अधिकतर मामले भूमि से संबंधित प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त पेंशन, सड़क आपदा, कोविड के दौरान राशन का भुगतान, शस्त्र लाइसेंस, गुमशुदा की तलाश करवाने आदि के मामले सामने आए। आगे जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि जिस तीव्र गति से शिकायतें उनके पास आ रही थी, उससे भी तीव्र गति से शिकायतों का निस्तारण किया जा रहा है। करीबन 78 के करीब शिकायतें आई थी, जिसमें लैंड से रिलेटेड हो गई, नगर निगम से रिलेटेड हो गई, पानी, बिजली, पेंशन, सभी से रिलेटेड शिकायतें थी। और क्योंकि कंसर्न विभाग यहीं पे होते हैं, हमारे साथ ही होते हैं, तो तत्काल उनको निस्तारण के लिए इंस्ट्रक्शंस दे दिए जाते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में जहां सेवा योजन कार्यालय में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, वहीं इस दौरान सेवा योजन अधिकारी अजय सिंह ने बताया कि लगभग 25 से 30 कंपनियां रोजगार मेले में प्रतिभाग कर रही है, जिसमें युवा अभ्यर्थियों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया, जिनमें अभ्यर्थियों को जॉब पाने का भी एक अच्छा अवसर मिला है। उन्होंने बताया कि कंपनी में मंथली सैलरी मिनिमम पैकेज 8,000 से 35,000 तक उपलब्ध करवाया जाएगा। देखिए, बताना चाहूँगा कि माननीय मंत्री जी के निर्देशों क्रम में और जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों क्रम में आज क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय देहरादून में एक रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 25 से 30 कंपनी हमारे पास अभी तक आ चुकी हैं और जो युवा अभ्यर्थी हैं वो भी काफ़ी संख्या में लगातार आ रहे हैं और बच्चों के पास लगभग 1000 से ज़्यादा जॉब लेने के अवसर हैं उपलब्ध हैं आज, और लगभग 10 से 11 सेक्टर्स के बीच में कंपनी हमारे पास अवेलेबल हैं, जो कि मिनिमम क्लास 8 से लेके ITI, ग्रेजुएट, डिप्लोमा, बी फार्मा, डी फार्मा, MBA इत्यादि की वैकेंसीज लेके। उत्तराखंड युवा एकता मंच द्वारा मंगलवार को बुद्ध पार्क तिकोनिया में गोलजू मंदिर घोड़ा खाल तक न्याय यात्रा निकाली जाएगी। उत्तराखंड युवा एकता मंच वालों का कहना है कि बच्चे सालों तक सरकारी नौकरी पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और माँ बाप के खून पसीने की कमाई भी झोंक देते हैं। जब उन्हें उम्मीद होती है कि इस बार वह पेपर पास कर लेंगे, तो उन्हें पता चलता है कि पेपर लीक हो चुका है। ऐसे में युवा निराश हो जाते हैं और कुछ युवा तो खुदकुशी जैसा संगीन कदम भी उठा लेते हैं। इस सब का जिम्मेदार किसे ठहराया जाए? न्याय यात्रा सिर्फ पेपर लीक के घोटालों को लेकर नहीं, बल्कि प्रदेश में बेटियों के साथ हो रहे अपराधों को लेकर भी निकाली जा रही है। चाहे वो अंकिता भंडारी का केस हो या पेपर लीक का मामला, किसी में भी स्पष्ट जांच नहीं हो रही है। इसलिए वे जल्द ही मुख्यमंत्री के सामने एक स्पष्ट जांच कराने का प्रस्ताव भी रखेंगे।
राज्य सरकार है वो पेपर कराने में बिल्कुल फेल हो चुकी है, क्योंकि सरकार खुद ही पेपर बना रही है, खुद ही उसे लीक करा रही है और खुद ही उसकी जांच कर रही है और खुद ही अपने आप को क्लीन चिट दे रही है। तो हमारी सितंबर माह से हमने महाआक्रोश रैली भी की थी। हमारी यही मांग है, सीबीआई जांच कराई जाए, क्योंकि बिना सीबीआई जांच के, बिना थर्ड एजेंसी के आप लोग कैसे अपने आप को क्लीन चिट दे सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि दूसरा जो हमारी इसमें अर्जी लगाने का मसला है वो ये है कि अंकिता भंडारी जैसे हत्याकांड हुआ और अभी तक उसमें कोई जांच नहीं हुई है, वीआईपी का नाम नहीं मिला है। क्या जरूरत थी आखिर प्रशासन को रातों रात रिजॉर्ट तोड़ के सारे सबूत मिटाने की? रोजगार नहीं मिल पा रहा है और जब कभी रोजगार का अवसर आता है, युवा पेपर देने जाता है तो पेपर देने के दूसरे दिन उसे पता चलता है कि ये पेपर लीक हो चुका है और उसकी कार्रवाई उत्तराखंड सरकार कर रही है, प्रदेश सरकार कर रही है, मगर अभी तक का किसी भी दोषी को कोई सजा नहीं हुई है। तो उन सब के खिलाफ प्रदेश का आक्रोशित युवा, प्रदेश का जागरूक वर्ग 31 तारीख को बुद्ध पार्क पर एकत्रित होकर न्याय के देवता गोलजू महाराज के वहां तक का पदयात्रा निकालकर अपने लिए न्याय की गुहार लगाने के लिए 31 तारीख को आ रहा है और उसी के संदर्भ में ये कार्यक्रम रखा गया है। उसी के संदर्भ में हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए। आज अगर वो सरकारी नौकरी की तैयारी करने जाता है तो पेपर लीक हो जाता है, तो मैं पूछना चाहूंगा कि युवा जाएगा कहाँ? क्या आत्महत्या कर ले युवा? इस स्थिति में, ऐसी स्थिति में अगर युवा आत्महत्या करता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये प्रदेश सरकार होगी, पूरा सिस्टम होगा। और जब आज पूरा सिस्टम फेल हो चुका है तो हम पूरे प्रदेश के राजनीतिक, गैर राजनीतिक संगठनों का आह्वान कर रहे हैं, चलिए हमारे न्याय के देवता गुलजू माने जाते हैं और हमें पौराणिक मान्यताओं में पूर्ण विश्वास है। उत्तराखंड मौसम विभाग विज्ञान का अनुमान है कि 4 जिलों में भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। शेष अन्य जिलों में बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने आज भी कई जिलों में बारिश, बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर में भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना है। उत्तराखंड राज्य के लगभग सभी इलाकों में रविवार रात से बारिश का दौर जारी रहेगा। वहीं चारधाम समेत तमाम ऊंची चोटियों पर हिमपात जारी रहेगा। देहरादून, टिहरी, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर, हरिद्वार जिलों में भी गरज के साथ बारिश, ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई जा रही है। तो वहीं मैदानी इलाकों में कोहरा छाए रहने की प्रबल संभावना बनी हुई है। उत्तराखंड के कई हिस्सों में देर रात से लगातार बारिश का दौर जारी है, तो ऊपरी इलाकों में बर्फबारी भी जमकर हो रही है। देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, निचले इलाकों में देर रात से बारिश लगातार जारी है। रुद्रप्रयाग, टिहरी, चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर के ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी हो चुकी है। इसके साथ ही केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री में भी भारी बर्फबारी हो चुकी है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तराखंड के कई इलाकों में आज भी प्रभावित रहेंगे, तो वहीं गढ़वाल और कुमाऊं के कई क्षेत्रों में हल्की हल्की बारिश और बर्फबारी देखने को मिलेगी। उत्तराखंड में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और बर्फबारी मिलने की संभावना है और जो बर्फबारी है वो 2200 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, वहां पे मिलने की संभावना है। साथ ही जो उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्र हैं और उससे लगे हुए जनपद हैं जैसे देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर और हरिद्वार हैं, इनमें कहीं कहीं गर्जन के साथ तीव्र बौछार और ओलावृष्टि मिलने की भी संभावना है 29 और 30 तारीख को। उत्तराखंड में मौसम विज्ञान विभाग ने 4 जिलों में भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। अन्य जिलों में बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने आज उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर में भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। राज्य के लगभग सभी इलाकों में रविवार रात से बारिश, चारधाम समेत तमाम ऊंची चोटियों पर हिमपात जारी है। मैदानी इलाकों में कोहरा छाए रहने की प्रबल संभावना जताई जा रही है। उत्तराखंड के मालरी गांव के पास ग्लेशियर आने से खौफ का माहौल है। 2 दिन से मौसम का मिजाज बदला हुआ है, लगातार बर्फबारी हो रही है। निचले इलाकों की अगर बात की जाए तो निचले इलाकों में भी बर्फबारी शुरू हो चुकी है। मालरी के पास ग्लेशियर आने से कुछ देर के लिए लोगों को खौफ हो गया और धुंध के कारण लोगों को घबराहट महसूस हुई।
जेलों में कैपेसिटी से अधिक कैदी होने के कारण कोरोना महामारी के दौरान जेलों में सोशल डिस्टेंस का सही से पालन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें 7 साल से कम सजा वाले सजायाफ्ता को ट्रायल और कैदियों को पैरोल पर छोड़ दिया जाए, जिससे कोरोना जैसी बीमारी जेलों में ना फैले। जिसके तहत उत्तराखंड की सभी जेलों से करीब 850 कैदियों को पैरोल पर जेलों से छोड़ा गया। लेकिन इन कैदियों में से करीब 320 ऐसे कैदी हैं जो समय पूरा होने के बाद भी वापस नहीं लौटे, जिनको पकड़ने के लिए अब अभियान शुरू किया जा रहा है। पैरोल पर छूटे कैदियों में ऐसे भी कैदी हैं जो पैरोल पर बाहर निकलकर दोबारा अपराध की दुनिया में चले गए और समय से पहले ही किसी न किसी अपराध के चलते वापस जेल में आ गए। लेकिन 320 कैदियों के लिए अब प्रदेश में अभियान शुरू होगा। जो पैरेल पे गया और वापस नहीं आए, उनका पीरियड खत्म होने के बाद उनकी डेटा इकट्ठा की जा रही है। फिर जो भी विधिक कार्रवाई होना है उस पर अब उस पर कार्रवाई अमल में लाएगी उत्तराखंड पुलिस। तो सर इनके धरपकड़ के लिए कुछ अभियान या कुछ ऐसा? हाँ, नेचुरली उनको ढूंढना है कि मतलब यही हुआ है कि जो पैरेल जंप कर लिया है तो फिर उनको नियमानुसार कार्रवाई ये हो गई कि उसको ढूंढे, हम अरेस्ट करें और दोबारा कोर्ट के सामने पेश करा के जेल भेजें। सितारगंज के टकनपुर के अंतर्गत आने वाले सीमावर्ती ग्राम सेलानी गोठ में अज्ञात महिला का शव मिलने से दहशत फैल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलवाया और सबूत जुटाने का प्रयास किया गया। वहीं शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए टकनपुर उपजिला चिकित्सालय भेज दिया गया है। हालांकि अभी तक शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। 24-25 साल की महिला है, उसका शव मिला था। उसके बाद से हमारी टीम पहुंची थी और हमने तत्काल ही फिर फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड टीम से संपर्क किया, तो वो भी मौके पर पहुंच गई है और उनके द्वारा जो भी घटना स्थल पर एविडेंस होते हैं वो जुटाए जा रहे हैं और साथ ही पंचायतनामे की कार्रवाई की जा रही है। इसके बाद अग्रिम कार्रवाई के लिए ये द्वारा हत्या भी हो सकती है, ये आगे पोस्टमार्टम की कार्रवाई होगी, उसके बाद ही पता लगता है। इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।